कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 48। आज के लेक्चर में एक तो आपकी चैप्टर 7 कोड ऑफ एथिक्स की होम असाइनमेंट ड्यू थी। होम असाइनमेंट ड्यू थी आपकी चैप्टर 7 की, और चैप्टर 8 के जो कल का लेक्चर था उसके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। अच्छा, ये मुझे चैप्टर 7 वॉल्यूम 2 दिखाइएगा, केस बुक। कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट कर लिया कोड ऑफ एथिक्स की? शाबाश। अच्छा, अब इसके अलावा भाई निशान नहीं लगाए कौन सी होम असाइनमेंट दी है कौन सी नहीं दी, तो इसके साथ टिक लगा दिया करो ना, क्वेश्चन देखते पता चल जाए ये कर लिया कि नहीं कर लिया। किसी ने आपने निशान लगाया हुआ है? शाबाश। अब नोट कर लीजिए आपकी आज की असाइनमेंट। क्वेश्चन 16 हो गया? नहीं हुआ भाई। और 1 से लेके 8 तक, 1 तो है नहीं, 1 डिलीटेड है, 8 तक, यानी आपके कोर प्रैक्टिस में जितने भी बाकी केस स्टडीज हैं, नहीं 2 घंटे नहीं लगेंगे, 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे इनमें, लेकिन ये मैं आपको एक दिन की असाइनमेंट नहीं दे रहा। ये हाँ मंडे को ड्यू है, मंडे को ड्यू है, ट्यूसडे को, ठीक है। बल्कि वैसे कोशिश करें कल और परसों ये 2 दिन में कर लें। क्वेश्चन 2 अब सुन ले भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन असाइनमेंट आपकी है कोड ऑफ एथिक्स में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 16, यही है ना? कोर प्रैक्टिस में बाकी तो सारे किए हुए ना हमने इनके अलावा। ये क्वेश्चन नंबर नोट कर ले, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 8 के जी भाई। अच्छा शाबाश। आप क्या कह रहे? 2 to 8 है ना? स्टूडेंट कहते सर आपने 2 ही क्वेश्चन दिए थे, 2 और 8। ऐसे ये होता रहा हमारे साथ, होता है, इसलिए हम ये नहीं करते। आपने नोट किया होगा, यहाँ पे हमारी कोशिश होती है 4-5 क्वेश्चन भी होना तो क्वेश्चन नंबर लादा लिख दे। आपके पास में चेकलिस्ट रहे कि ये क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। 2 to 8 में आपकी चेकलिस्ट भी नहीं बन सकेगी। हाँ जी, ये वॉल्यूम 2 ये केस स्टडीज, ये वाली नहीं, ये वॉल्यूम 1 की है, यानी आपके नोट्स वाली असाइनमेंट, नोट्स वाली असाइनमेंट। 3, 6 और 16 नहीं करने, नहीं ये भी करने हैं। अब पूछे 2, 4, 5, 7, 8 ये नहीं करने, ये भी करने हैं। ये ले जाओ। डिस्कशन हमारी ड्यू थी आज कोड ऑफ एथिक्स के भी, इन क्वेश्चन के भी, लेकिन असल में हमारे सिलेबस, मुझे बताइए क्या टीचर की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ कंसेप्ट समझाना है कि प्रैक्टिस करवाना भी है? प्रैक्टिस करवाना भी है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे हफ्ते में 2 दिन होते हैं ना, सैटरडे और मंडे, इसमें आपको पता है फिजिकल क्लास नहीं होती। तो फिजिकल क्लास नहीं होती तो कंसेप्ट समझाते हुए आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता, ठीक है। अब वैसे जब मैं केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं अगर इन दिनों में, तो उस वक्त भी आपका फीडबैक नहीं मिल पाएगा। लेकिन केस स्टडी में नॉर्मली हमें पता होता है बस कि कहाँ पे आके क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट क्या क्वेश्चन पूछता है, वो डिस्कस करना ज्यादा आसान है। तो मैंने ये प्लान किया, मैं ये सोच रहा था कि बजाय ये कि हम इन 2 दिनों में, शायद मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, कोई अहम या बड़ा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हो, इससे बेहतर यह है कि जो हमारी डिस्कशन है होती है केस स्टडीज वगैरह की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये हम इन 2 दिनों पे शिफ्ट कर लें, ताकि बाकी दिनों में हमारी कंसेप्ट, अहम कंसेप्ट जो है वो बिल्ड होते रहे अच्छे तरीके से, आपका फीडबैक मिलता रहे। क्योंकि बहरहाल दोनों चीजें करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा अहम कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो फिर इसीलिए मैं आज असाइनमेंट डिस्कस नहीं कर रहा, कल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ असाइनमेंट, वो हम लेके चलेंगे अब सैटरडे को और मंडे को, ठीक है। मेरी कोशिश होगी। और आपके टेस्ट की डिस्कशन भी अभी नहीं हुई। कितने टेस्ट की डिस्कशन नहीं हुई अभी? सिर्फ एक ही टेस्ट हुआ ना डिस्कशन। हाँ बिल्कुल, तो आपकी टेस्ट की डिस्कशन भी हम इन्हीं दिनों में रखा करेंगे। चलिए आज का टेस्ट मिला के, कल का टेस्ट मिला के 2 हो जाएंगी भाईजान, जितनी भी हो जाएंगी ना ये डिस्कस कर लेंगे मंडे, ठीक है। यानी नया चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से प्रोबेबली। चलिए, कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 8 एंगेजमेंट लेटर स्टार्ट किया। इसमें हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड प्री कंडीशंस। ये अहम कंसेप्ट था। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, वो शायद प्रीवियस किसी केस स्टडी में था, कि सर अगर ये एक कंपनी है, फर्ज कीजिए ABC, ये एक कंपनी है,
और इसकी एक सब्सिडरी है DEF, और ABC की एक दूसरी कंपनी है GHI। इसका रिलेशनशिप क्या, क्या ABC और DEF इनका रिलेशनशिप क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी है। ABC और GHI, क्या DEF और GHI का आपस का एसोसिएटेड कंपनी है? ये इनका आपस का अगर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोई शेयर होल्डिंग या कॉमन डायरेक्टरशिप नहीं है ना, इसके बावजूद भी ये एसोसिएटेड कंपनी है, क्योंकि ये कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के अंडर है। तो DEF और GHI ये एक दूसरे की एसोसिएटेड कंपनी है, ये एक दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। अगर उसने कहा कि DEF में ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है और शेयर होल्डिंग GHI में है या स्पाउस डायरेक्टर GHI में है, तो इस पे रूल जो लगेगा DEF और GHI के दरमियान में एसोसिएटेड कंपनीज वाला रूल लगेगा, होल्डिंग सब्सिडी वाला रूल नहीं लगेगा। होल्डिंग सब्सिडी वाला रूल तब लगेगा जब एक कंपनी ABC हो और दूसरी DEF हो, या एक कंपनी ABC हो और दूसरी कंपनी GHI हो, फिर होल्डिंग सब्सिडी वाला रूल लगेगा। लेकिन एक कंपनी DEF है, दूसरी GHI, होल्डिंग सब्सिडी, क्योंकि आपस में होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, इनमें एसोसिएटेड वाला रूल लगेगा। क्लियर, क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? जी 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 पूछिए। अपना मतलब जब वो कंडीशंस भी नहीं मांग रहे होंगे उसमें, तो और आप बताते थे उसमें ओपिनियन हम उसको बता दें, उसमें रिपोर्ट से जो इम्पैक्ट आ रहा है उसमें ओपिनियन बता। ठीक है, ठीक है। अगर ओपिनियन ही वो पहले उसमें बता देगा रिपोर्ट में, तो फिर ऑडिट किस चीज को करें? आपके क्वेश्चन का डिटेल आंसर मैंने बिल्ट इन किया हुआ है यहाँ पे, रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट पे। इनका क्वेश्चन सुन लीजिए ताकि आपके जहन में भी क्वेश्चन आ जाए। इनका क्वेश्चन ये है, सर कल हमने स्टडी किया कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं 3 कंडीशंस के साथ। अगर वो 3 कंडीशंस भी पूरी नहीं होती, वो कंडीशंस याद है, एडिशनल डिस्क्लोजर, एम्फेसिस ऑफ मैटर, ट्रू एंड फेयर बी कवर्ड, इंक्लूड नहीं करना, अगर वो 3 कंडीशंस भी पूरी नहीं, स्टिल वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अब चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग है, इसलिए ऑडिटर ने वैल्यूएट करना है कि रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या आएगा, और वो इफेक्ट कम्युनिकेट करना है इंगेजमेंट लेटर के थ्रू मैनेजमेंट को। तो क्वेश्चन का ये है कि सर जब वो स्टार्ट में ही ये बता देगा कि क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं हम या एडवर्स ओपिनियन, तो फिर ऑडिट करने का फायदा क्या है? और ऑडिट करने में फिर क्या चीज उसने काम करना क्या, जब उसने पहले स्टार्ट में बता दिया। अगर आपको पता चल जाए कि जी आप इस अटेम्प्ट में पास है, तो क्या आपके पढ़ने का, लेक्चर लेने का, क्वेश्चन करने का फायदा क्या? या इन केस किसी स्टूडेंट को अगर ये कह दिया जाए कि वो फेल है, तो भी उसके फिर पढ़ने का टेस्ट कोई फायदा नहीं। तो जब ऑडिटर स्टार्ट में ये कह देता है कि ओपिनियन कौन सा होगा, तो फिर बाकी के ऑडिट में क्या करता है वो और क्यों करता है, यही क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट में मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, इन दोनों में कोई फर्क है? थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ना एडवांस लेवल का है, एडवांस लेवल का है। नहीं, अगले चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो किधर मिटाने के लिए कोई चीज नहीं है। इस पे पूरा चैप्टर सीफैब में है, कहीं आपने बात मजाक में है लेकिन सच है। पूरा एक स्टैंडर्ड है, ISA 400 नहीं है, 800 है। बहरहाल हमें क्या, हम ISA में पढ़ते नहीं है, हमें पता ही नंबर होते क्या। क्वेश्चन इनका ये है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एक हमने टर्म पढ़ी और एक पढ़ी फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनमें क्या फर्क है? मैं रिकॉल करवाना चाहता हूं आपका कंसेप्ट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क में डिफरेंट टाइप्स, एक है जनरल पर्पस, शाबाश, पर्पस, और एक है स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस होना और चीज है और एक्सेप्टेबल होना या ना होना और चीज है। स्पेशल जनरल पर्पस का मतलब क्या है? IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हो। स्पेशल पर्पस का मतलब क्या है? IFRS के अलावा कोई और फ्रेमवर्क हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सिलेबस टैक्स बेसिस है। बिल्कुल, देखिए एप्लीकेबल का मतलब यह है कि क्लाइंट ने क्या सेलेक्ट किया, क्लाइंट ने क्या सेलेक्ट, क्लाइंट इनमें से कोई भी, और भी बहुत सी टाइप्स है, कोई भी एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट करता है। हमने ये देखना होता है ये सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल, लीगल रिक्वायरमेंट्स, वो फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट किया गया कि नहीं। अगर सही सेलेक्ट किया गया हम कहते हैं एक्सेप्टेबल है, सही सेलेक्ट नहीं किया गया हम कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं। जैसे पाकिस्तान में लीगल रिक्वायरमेंट्स ये कहती हैं, अगर आपने शेयर होल्डर्स को, लिस्टेड कंपनी है और शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवानी है, तो आपका फ्रेमवर्क होगा जनरल पर्पस, जैसे IFRS। और अगर आपने FBR को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसकी बेस पे जो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट होता है, उसके लिए प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जो रूल्स अप्लाई होंगे वो स्पेशल पर्पस है, यानी टैक्स बेसिस।
ये तो है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस में फर्क। अब एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है? अगर मैनेजमेंट ने यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करनी है और जनरल पर्पस के मुताबिक बनाई, हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है जनरल पर्पस के मुताबिक और ये एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, क्योंकि ठीक सिलेक्शन की। अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न के साथ अटैच करके एफबीआर को जमा करवानी है तो वो टैक्स बेसिस के मुताबिक बनाई। हम क्या कहेंगे एज प्रैक्टिशनर, एज ऑडिट, हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस के मुताबिक बनी है और फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैनेजमेंट यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवाने के लिए टैक्स बेसिस के ऊपर बनाए, हम कहेंगे फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें हमें स्टैंडर्ड क्या कहता है, हम क्या करें, एक्सेप्ट नहीं करें अनलेस रिक्वायर्ड। इसमें रिक्वायर्ड वाला नहीं है, लॉ ये थोड़ी कह रहा है कि इस पर्पस के लिए, वो तो बल्कि कहता है कि जी अगर आपने यूजर को भिजवानी है तो आईएफआरएस के मुताबिक बनाए। ये हमारे अकाउंटिंग के रूल की भी वायलेशन है और लॉ लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन है। अगर लॉ कहीं पे ये कहे, ये बात समझ आ गई है। इसी तरह अगर वो ये कहता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करवानी है एफबीआर को और बनाई है जनरल पर्पस के मुताबिक, हम क्या कहते हैं एज ऑडिटर, हम कहते हैं फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस है लेकिन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर होगी ये चीज? अच्छा अब सुनिए अगली सिचुएशन। अगर फर्ज कीजिए लॉ ये कह दे, फर्ज कीजिए पाकिस्तान में है नहीं ऐसा, फर्ज कीजिए लॉ ये कह दे कि यूजर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवाई जाएगी वो टैक्स बेसिस के मुताबिक बनेगी, वो टैक्स बेसिस के मुताबिक बनेगी। अब मैनेजमेंट ने टैक्स बेसिस के मुताबिक ही बनाई, एज ऑडिटर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, रिक्वायर्ड बाय। 3 कंडीशन पूरी करवाएंगे, एडिशनल डिस्क्लोजर देंगे। इसमें आपको एक एडवांस लेवल की एग्जांपल दे देता हूं, चूंकि आपने बात ऐसी चला ली। इसमें डिस्क्लोजर में याद रखें, अब आप कंफ्यूज ना हो जाए, डिस्क्लोजर में सिर्फ अल्फाज नहीं, एबीसी नहीं होती, कुछ डिस्क्लोजर ऐसे होते हैं जिनमें नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब एडिशनल डिस्क्लोजर की बात करते हैं ना, तो इसमें फिर हम एक रिकंसिलिएशन बनाते हैं कि टैक्स प्रॉफिट से आईएफआरएस के प्रॉफिट पे कैसे जाया जा, क्या चीजें एडलेस, जैसे आप काउंटिंग टैक्स पढ़ा तो आप शायद करते होंगे रिकंसिलिएशन, हाँ वो रिकंसिलिएशन सिखाई जाती है, वो आपकी प्रैक्टिस में भी इस तरह काम आती है। तो अगर आप खुद सोचे, हालांकि वो नॉट एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप नीचे ये एडिशनल डिस्क्लोजर में रिकंसिलिएशन बना देते हैं तो क्या यूजर के लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा कि नहीं, वो कमी जो थी वो पूरी हो जाएगी कि नहीं। एडिशनल डिस्क्लोजर से हम वो कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में और एक्सेप्टेबल होने ना होने में फर्क पता चल गया। फ्रेमवर्क कोई भी हो सकता है, जनरल पर्पस भी स्पेशल पर्पस भी। हम इस वजह से स्ट्रेट अवे ना नहीं करते कि कंपनी ने स्पेशल पर्पस यूज किया, हो सकता है हालात ऐसे हो कि स्पेशल पर्पस यूज करना हो, हम सर्कमस्टेंसेस देख के डिसाइड करते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। हाँ ऐसी सिचुएशन में क्या होगा शाबाश, तो उनका कहना ठीक है सर समझ आ गई बात, यूजर के लिए जनरल पर्पस, एफबीआर के लिए स्पेशल। अगर कंपनी फर्ज कीजिए कि एक ही साल में दोनों स्टेटमेंट बना रही है, जनरल पर्पस भी स्पेशल पर्पस के मुताबिक भी, तो इस सूरत क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें रिस्क है। क्या रिस्क है वाला कि अच्छा मुझे बताएं, जनरल पर्पस किसके पास जाएंगी? जनरल यूजर के पास। स्पेशल पर्पस किसके पास? स्पेसिफिक यूजर के पास। किसके कंफ्यूज होने का चांस है? जनरल यूजर के कंफ्यूज होने का चांस है कि स्पेसिफिक है? खागे मार नहीं, दोनों का भी नहीं, स्पेसिफिक यूजर के। रीजन सुनिए, जनरल यूजर के पास सिर्फ एक ही फाइनेंशियल, वो कंफ्यूज होगा ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ एक ही एक्सेस। स्पेसिफिक यूजर के पास ये जो ये फाइनेंशियल होती है ना स्पेशल यूजर, ये स्पेसिफिक यूजर के लिए होती है, हर एक के लिए नहीं होती। इसके पास जनरल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी एक्सेस होगी, स्पेशल वाली भी, इसके पास सिर्फ जनरल वाली एक्सेस होगी। तो कंफ्यूज तो वो बंदा होगा जिसके पास 2 सेट्स जाएंगे, जिसके पास एक ही सेट जा रहा है वो तो कंफ्यूज नहीं होगा ना, उसको तो पता भी नहीं होगा किसी और जगह। तो हम फिर एमसीएस और मैटर पैराग्राफ डालते हैं। आपको याद है कि जब 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने एमसीएस, मैंने आपको ये तो बताया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एमसीएस मैटर डालेंगे, ये मैंने नहीं बताया था। लेकिन अब बाद में बात छिड़ी है ये वाली, तो अब बताइए किस वाले में? स्पेशल पर्पस वाले, स्पेशल पर्पस वाले, क्योंकि इसका मतलब
जी बिल्कुल, तो फ्रेमवर्क का डिस्क्लोजर होता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में भी डिस्क्लोजर होता है, वो तो जनरल पर्पस में डिस्क्लोजर होता है। आपने नोट्स द अकाउंट्स बनाते हैं तो ये लिखते हैं ना कहीं पे, दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। मैं स्टूडेंट था तो डिस्क्लोजर याद किए थे, तो मैं डिस्क्लोजर होता था ये, बल्कि पहला दूसरा डिस्क्लोजर इस तरह का होता था। नहीं अब भी होता है भाई, ये हो ही नहीं सकता ना हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और ये बताए ना किस बेसिस पे बनी है, किस फ्रेमवर्क पे बनी है, इम्पॉसिबल है। ये हमेशा ता क़यामत ये रूल रहेगा। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं होती फिर हम वो इस बात को करते हैं कि एब्जॉर्ब मैटर स्पेशल पर्पस। देखिए अपना हम सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, मैं आपको ज्यादा आगे नहीं लेके जाना चाह रहा। सिर्फ जो कंसेप्ट लिंक हो रहा होता है ना रेलिवेंट, वो मैं एडवांस भी हो तो आपको बता दिया करता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल रूल अलग है ना उसकी तरफ ना सोचें। सिंपल एक क्वेश्चन मेरा कैफ को पास करने के लिए, क्या आपको एमसीक्यू मैटर की एग्जांपल्स याद है? बस काफी है। सिचुएशन में पहचान लेते हैं ये सिचुएशन वो एमसीक्यू मैटर वाली है, बस और कुछ नहीं चाहिए कैफ लेवल पे, इतना काफी है जी। इंगेजमेंट लेटर, ये इंगेजमेंट लेटर अभी स्टडी करते हैं, आज का लेक्चर इसी के ऊपर है। इनका क्वेश्चन ये है सर, इंगेजमेंट लेटर कौन किसको सेंड करता है? इंगेजमेंट लेटर कौन किसको सेंड करता है? और की क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। चलिए 1 मिनट पास कीजिएगा जी। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो? किसकी समझ नहीं आई? अच्छा हाँ जी, देखिए सम टाइम वो हमसे क्वेश्चन में सीधा रिक्वायरमेंट पूछ लेता है कि बताइए प्री कंडीशंस क्या हैं, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो हमने क्या करना है। अगर तो ये कम मार्क्स हैं कि इफ प्री कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट तो क्या करना है, तो याद रखिए ये इस पे आइए पेज 88 पे, इसमें आइटर रिस्पांस और कोर्स ऑफ एक्शन इफ एनी ऑफ प्री कंडीशन फॉर इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें जो शुरू की 4 लाइनें ना, एक स्टार्टिंग लाइन और फिर उसके बाद 1 2 3, ये सिर्फ उस वक्त लिखनी है जब क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा हो। ये फॉर्मेलिटी की लाइन है, फॉर्मेलिटी वाली लाइन कि अगर मैनेजमेंट प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, आइटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, उन्हें एक्सप्लेन करेगा प्री कंडीशंस क्या है, उनकी नेसेसिटी के बारे में बताएगा, और अगर वो मैनेजमेंट प्री कंडीशंस नहीं प्रेजेंट होती तो उस इम्प्लीकेशन रिपोर्ट के बारे में बताएगा। ये फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट है, ये सिर्फ उस वक्त प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपने उस वक्त लिखना है जब क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा हो। अगर क्वेश्चन के मार्क्स कम है तो आप टू द पॉइंट बात करें। टू द पॉइंट बात क्या है, इसके नीचे हेडिंग इफ मैनेजमेंट डज नॉट एग्री ऑन प्रीमाइस, और दूसरा इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये 2 काम की बातें हैं मेन, ये लिखें। ऊपर वाली 3-4 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है अगर मार्क्स कम है, लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा है ये एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है। थ्योरी के हमेशा पेपर में, किसी भी पेपर में, सिर्फ ऑडिट के साथ नहीं है, बाकी पेपर में भी मसला है। थ्योरी का कोई भी पेपर हो उसमें समटाइम्स कम मटेरियल के साथ ज्यादा मार्क्स अटैच कर देता है, और बाज़ औक़ात ज्यादा मटेरियल कम मार्क्स में पूछ लेता है। तो आपने फिर ऑन द स्पॉट एडजस्टमेंट कर, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे एडजस्टमेंट करनी होती है कि इसमें मैं क्या चीज ऐड करूं और क्या चीज कम करूं। वो एक्सप्लेनेशन होती है, सिर्फ ऐड करनी होती है। वैसे तो वो स्टूडेंट जिसने पढ़ा हो सब्जेक्ट को उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे जहां जरूरी हो या जहां पे वो बार बार पूछ रहा हो वहां पे हम खुद से भी एक्सप्लेनेशन ऐड कर देते हैं। वरना नॉर्मली एक्सप्लेनेशन, मेरी आदत नहीं है ज्यादा एक्सप्लेनेशन को ऐड करना, क्योंकि आप लोगों ने याद करना होता है। तो जितनी ज्यादा लाइनें एक्सप्लेनेशन ऐड होती जाएंगी आप उनको भी याद करते जाएंगे, मुश्किल होता जाएगा। तो वो कभी कभार कोई एक आधे क्वेश्चन में इस तरह का मसला आता है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर उसने पढ़ा हुआ आसानी से हैंडल कर लेता है। इसलिए इस छोटे से मसले को रिजॉल्व करने के लिए मैं हर कंसेप्ट को लंबा बना के खींच के आपके सामने प्रेजेंट नहीं करता, मुझे पता आपने याद करना मुश्किल होगी। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा वो पूछ रहा हो वहां पे एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी जाती है, वरना फिर इसको एक्सप्लेनेटरी मटेरियल को इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब स्टडी करते हैं हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड इट्स कंटेंट्स। हमने समझना क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या है और इसके कंटेंट्स क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो स्टडी करते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या है। देखें, लेटर का लफ्ज हमें बता रहा है ये रिटन फॉर्म में होगा, इसका मतलब है ज़बानी कलामी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एंगेजमेंट का मतलब क्या है? मंगनी लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल के बाद दोबारा करनी पड़ेगी। ये कल के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि अगले साल आपको दोबारा टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी चाहिए। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप हाँ ताहयात मंगनी नहीं 3-4 साल के लिए भी कर सकते हैं इकट्ठे। लेकिन बात, अच्छा लफ्ज एंगेजमेंट, आपको पता है एंगेजमेंट हम जो भी प्रोफेशनल सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं उसे एंगेजमेंट कहते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि एंगेजमेंट का लफ्ज हमें ये बता रहा है कि किसी भी किस्म की एंगेजमेंट हो,
किसी भी उसकी कुछ ना कुछ टर्म्स एग्री जरूर होंगी। अभी तो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पढ़ाया जा रहा है ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर एग्री होगा। रिव्यू पे जाएंगे वहां पे भी आप ये पढ़ेंगे रिव्यू में एंगेजमेंट लेटर एग्री होगा। इवन आप नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज पे जाएंगे ना बुक की, तब भी यही कंसेप्ट आएगा कि एंगेजमेंट है तो लेटर भी होगा साथ में, जिसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री की जाएंगी। अब चूंकि एंगेजमेंट लेटर हर एंगेजमेंट में साइन होता है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए नॉर्मली हम इसके साथ एक लफ्ज लगाते हैं ऑडिट, जिससे क्या पता चलता है कि ये ऑडिट वाली सर्विस का एंगेजमेंट लेटर है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ऑडिट करते हुए अगर आपको एंगेज किया गया ऑडिट करने के लिए, तो आपका जो लेटर एग्री एंगेजमेंट लेटर होगा उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली तकरीबन हर एंगेजमेंट लेटर में यही टर्म्स होती हैं, थोड़े बहुत फर्क के साथ। जहां पे ऑडिट है वहां पे रिव्यू आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह कुछ दूसरी चीजें थोड़े बहुत फर्क के साथ हर एंगेजमेंट में यही टर्म्स एग्री की जाती हैं। स्टडी करते हैं कंटेंट्स ऑफ, पहले तो बताइए कि हमें समझ लगे कि एंगेजमेंट लेटर, या यूं कहना चाहिए अगर मैं मोर एप्रोप्रिएट टर्म यूज करूं, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता क्या है? ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान में। किन दो पार्टीज के दरमियान में? ऑडिटर और क्लाइंट। अच्छा, ये क्लाइंट से क्या मुराद होती है? वो कंपनी जिसका ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। ऑडिटर से क्या मुराद है? वो फर्म जो ऑडिट कर रही है, फर्म जो ऑडिट। अब देखिए इस पे अहम चीज ये नहीं, स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन पूछा सर ये कौन किसको सेंड करेगा? एग्रीमेंट जो होता है ना या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ये लाजमी नहीं होता, ये अहम नहीं होता कि एग्रीमेंट लिखा किसने है। वो कोई भी लिख सकता है, पार्टीज भी लिख सकते हैं, पार्टीज के बिहाफ पे उनके वकील भी लिख सकते हैं, सम थर्ड पार्टीज भी लिख सकते हैं। अहम चीज ये नहीं होती, अहम चीज क्या होती है? उसके साइन किसने किया है, पार्टीज कौन है। तो याद रखिए एंगेजमेंट लेटर प्रैक्टिकली वैसे ये ड्राफ्ट करता है ऑडिटर, लेकिन क्लाइंट भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे क्लाइंट ड्राफ्ट कर ले या ऑडिटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? साइन कौन करेगा। तो इस पे ऑडिटर की तरफ से भी साइन होंगे और क्लाइंट की तरफ से भी साइन होंगे। साइन कौन करेगा? एप्रोप्रिएट पार्टीज। स्टैंडर्ड अब इस पे ये नहीं बताता कौन, लेकिन प्रैक्टिकली जो फर्म की तरफ से पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर साइन करता है, और क्लाइंट की तरफ से सीईओ, कोई डायरेक्टर या सीएफओ वगैरह ये साइन करेंगे, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लोग। रिटन फॉर्म में होगा, इस पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की जाएंगी ऑडिट की, और वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, वो कंटेंट्स क्या होंगे, वो ये आपके सामने है। अच्छा, अभी इन कंटेंट्स को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है, स्टैंडर्ड्स में भी ये क्लासिफिकेशन मौजूद है। एक वो कंटेंट्स या एलिमेंट्स या पैराग्राफ कुछ भी कह लें जो रिक्वायर्ड हैं, जिनके साथ वर्ड आता है शल, कंपल्सरी, लाजमी, हर एंगेजमेंट लेटर में लाजमी ये एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे। आप दुनिया का कोई भी एंगेजमेंट लेटर पढ़ लें, दुनिया का कोई भी एंगेजमेंट लेटर पढ़ लें, उसमें आपको ये एलिमेंट्स लाजमी मिलेंगे। वो चाहे यूएसए में ऑडिटर ने एंगेजमेंट लेटर इशू किया है, चाहे जर्मनी में किया है, चाहे रशिया में किया है, कहीं पे भी किया है, तो हर एंगेजमेंट लेटर, बिल्कुल पाकिस्तान में भी हर एंगेजमेंट लेटर में आपको ये 5 एलिमेंट्स क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने कह दिया कि लाजमी आपके एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड होने चाहिए। लेकिन ये जो अदर्स है ना, अदर, इनके साथ वो वर्ड यूज करता है मे। ये किसी एंगेजमेंट लेटर में हमें ये एलिमेंट्स, ये पैराग्राफ नजर आते हैं, किसी में नजर नहीं आते। जब रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस हो तब नजर आते हैं, वरना नहीं आते। ये कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हर रिपोर्ट में हमें नजर आते हैं, ठीक है, जैसे एड्रेसी, डेट, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ, सिग्नेचर, ओपिनियन, और कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो किसी रिपोर्ट में होते हैं, किसी में नहीं होते, जैसे एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड वगैरह। तो वो जो रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस आएंगे तो आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। एंगेजमेंट लेटर में भी ये दोनों कैटेगरी का यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझ आ गया? अब पहले स्टडी करते हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो जरूर आएंगे। सबसे पहले शल वाले, पहला पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अब मुझे बताएं, सिर्फ पढ़ा दूं और समझा दूं हल्का कि उसमें एक एक लफ्ज में अगर कंसेप्ट छुपा है एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, लेकिन फिर इसमें एक मेरा भी राइट होगा, अगर मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं ना, तो फिर अगर कोई ऑलरेडी मैं चीज समझा चुका हूं आपसे पूछ भी लूंगा। चलिए ठीक है, ठीक है। पर्पस का देखिए, पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। पर्पस का मतलब क्या है? पर्पस का मतलब किस मकसद के लिए? स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट है कि अपनी मर्जी से करवा रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट है कि नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि पर्पस फिर स्कोप को बताता है। अगर पर्पस है स्टैट्यूटरी ऑडिट तो फिर हमारे स्कोप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शामिल होंगी और 4 दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। लेकिन अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है पर्पस, जैसे किसी बैंक ने कहा कि लोन उसी वक्त दूंगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवा के लाओगे, तो सिर्फ फिर हमारा स्कोप चेंज हो जाएगा, फिर हमारे स्कोप में सिर्फ तो सबसे पहले हमने पर्पस लिख देना है, बाद में ये ना हम नॉन स्टैट्यूटरी समझ के ऑडिट कर रहे हो, बाद में पता चले स्टैट्यूटरी ऑडिट था।
तो पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ये सबसे पहले हमने लिख देना है। क्लियर? फिर क्या लिखना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है। मुझे बताइए, क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की आइडेंटिफिकेशन यानी कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये लिखना है? ये इतना अहम है कि इसे दुनिया के हर एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाए। बिल्कुल इतना अहम है, इसलिए कि अगर ये एक्सेप्टेबल है तो हम आगे चलते हैं, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आगे नहीं चलते। तो यहाँ पे ये डिटरमिन करने के लिए ना हमें मैनेजमेंट कुछ और फ्रेमवर्क कह दे और बाद में फाइनेंशियल में किसी और फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हो। एक केस स्टडी में, छोटी सी केस स्टडी थी, उसमें आपने पूछ लिया कि क्लाइंट आपके पास आया, आपको एंगेज करना चाहता है, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दें। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अभी उसने डिसाइड नहीं किया कौन सा होगा, क्या आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं? इसका जवाब था नहीं कर सकते, इसलिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी बनी नहीं। उसने आपसे कहा कि अभी बंद बाद में जाएगी, आप अभी ऑडिटर अपॉइंट हो जाए। ऑडिटर अपॉइंट वो तो साल के एंड में बनती है ना, ऑडिटर अपॉइंट हो जाए। तो याद रखिए, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अभी मैनेजमेंट ने डिटरमिन ही नहीं किया, डिसाइड ही नहीं किया, तो हम भी ये डिसाइड नहीं कर सकते वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और ये इंश्योर किए बगैर कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इतना अहम है कि उसके एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाए, और अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो एंगेजमेंट को रिफ्यूज किया जाए। फिर उसके बाद दो चीजें वो जो दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो ऑडिट के अलावा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, सेल परचेज का भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, अगली दो चीजें उसमें आती हैं, उसमें भी आती है उस तरह के। वो क्या? दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ये तो डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, क्यों? पहले पढ़ा हुआ है, शाबाश, पहले पढ़ा हुआ है। सर पूछना नहीं, बता भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर कुछ नहीं पता। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, बस ऑडिट यहाँ पे खत्म हो गया। वेदर फाइनेंशियल में फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसटेक, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, ये किसने बताना है? एंड टू इशू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स, और ये किसने बताना है? पढ़ा नहीं रहा? अच्छा नहीं, कोई थोड़ा बहुत सेंस में होता है। अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं होना चाहिए। जो सवाल पूछे आप थोड़ा थोड़ा बताते हैं। अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछूंगा, इसमें भी आप सिर्फ इतना बता देंगे टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? अभी देखते हैं, पता चलता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना हो गया, ऑडिट खत्म जी। ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन इंप्लीमेंट करना, शाबाश। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दी जाएंगी। आप बता सकते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने का एक और मकसद भी होता है, एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव करना, ये भी है। यूजर को पता चल जाए, नहीं एंगेजमेंट लेटर यूजर के पास नहीं जाता, वो इंटरनल रहता है मैनेजमेंट के पास और डाटा। हाँ, प्रीमाइज इंश्योर करने के लिए, आपको याद है प्रीमाइज में हमने ये पढ़ा था, इंश्योर करने के लिए कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है। मैनेजमेंट से जो एग्रीमेंट देते हैं, ये पढ़ा था ना मैनेजमेंट से एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट का नाम नहीं बताया था मैंने कल, वो एंगेजमेंट लेटर होता है। फिर इसके बाद रेफरेंस, अच्छा ये अहम कंसेप्ट है और ये किसी एक टॉपिक के लिए नहीं है, ठीक है, बहुत से टॉपिक के लिए। रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। अच्छा मुझे बताएं, एंगेजमेंट लेटर स्टार्ट ऑफ एक जगह एक पैराग्राफ में स्टैंडर्ड डिस्कस करता है कि एंगेजमेंट लेटर इशू कब होना चाहिए। बताइए, स्टार्ट में इशू होना चाहिए, ड्यूरिंग ऑडिट या एंड ऑफ द ऑडिट? स्टार्ट ऑफ द, शाबाश, टर्म स्टार्ट में एग्री हो जानी चाहिए। कह रहे लाजमी आपने एलिमेंट में एक चीज लिखनी है, क्या? रेफरेंस टू एनी एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। एक्सपेक्टेड फॉर्म का मतलब क्या है कि अनमोडिफाइड या मॉडिफाइड, और फिर उसकी वर्डिंग भी, फिर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के वर्डिंग भी, जो वर्डिंग होती है ना वो, एंड कंटेंट्स क्या कुछ लिखा होगा उसमें। फॉर्म एंड कंटेंट का मतलब क्या? अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड, फेयर प्रेजेंटेशन के कंप्लायंस, फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस को छोड़े, अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड। और कंटेंट का मतलब क्या? उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी, ये हमने पहले बताना है। अभी इंटरेस्टिंग चीज सुने, अभी एंगेजमेंट स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी हमने एक प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी हम पहले रिपोर्ट में बता देंगे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे, दो चीजें सोच रहे, एक उसको पता कैसे चला एक्सपेक्टेड फॉर्म का, और दूसरी ये सोच रहे होंगे अगर एक्सपेक्टेड फॉर्म अब बता दिया तो बाद में ऊंच नीच आ गई तो फिर क्या होगा। पहले दूसरे सवाल का जवाब सुन लीजिए कि जब एक्सपेक्टेड फॉर्म बता दिया और बाद में कोई मसला मसाइल आ गया, जैसे मैं एक ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए मुझे उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं मिली और मैनेजमेंट भी अच्छी है, पिछले सालों में भी अनमोडिफाइड ओपिनियन आता रहा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी?
मैं कहूंगा कि वी एक्सपेक्ट टू इशू अनमोडिफाइड ओपिनियन एट द एंड ऑफ आवर ऑडिट, जिसका पैरा ये होगा, ड्राफ्ट करके बता दूंगा उसे। लेकिन साथ ही साथ अब मैं, ताकि क्लाइंट पक्का ना हो जाए, आप इसमें एक लफ्ज नोट कीजिए, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड। मैं साथ ही साथ क्लाइंट को कह दूंगा, एक स्टेटमेंट ऐड करूंगा कि भाई ये एक्सपेक्टेड ओपिनियन है, हो सकता है एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जिनकी वजह से हमारा ओपिनियन भी चेंज हो जाए। याद रखिए, अगर एंगेजमेंट लेटर में हम एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट या ओपिनियन बता भी देते हैं, अनमोडिफाइड होगा कि मॉडिफाइड, वो हम पे लाजमी नहीं हो जाता। हमने यहाँ पे एक तो लफ्ज एक्सपेक्टेड यूज किया होता है और दूसरा उसके बाद नीचे एक स्टेटमेंट भी ऐड करते हैं कि एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक्सपेक्टेड फॉर्म जो है, कंटेंट है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, एक्चुअल डिफरेंट हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट हम लाजमी लिखते हैं। अच्छा, मॉडिफाइड कर लें, अनमोडिफाइड। वैसे प्रैक्टिस में हम जितनी ज्यादा डिटेल बताना चाहें बता सकते हैं, बेहतर भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एंगेजमेंट के स्टार्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा, तो मुझे एंगेजमेंट लेटर में लिख देना है कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा, एक्सपेक्टेशन है। एडवर्स ओपिनियन मेरा ख्याल है तो मैं क्या कह दूंगा, एडवर्स ओपिनियन। स्टार्ट में ही बता दूंगा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इसके फायदे भी बताता है, कहता है इसका फायदा ये होगा, क्लाइंट कल कला को बाद में जाके आपको तंग नहीं करेगा, वो पहले से तैयार होगा ज़हनी तौर पे। या तो वो उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता रहेगा, अगर वो इशू रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, फिर आप उसको चेंज कर दें। लेकिन अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो कम से कम आपने पहले से बताया होगा, क्लाइंट भी पहले से तैयार होगा। इसीलिए वो रिक्वायरमेंट आपको याद है कि जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है बट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन होती है कि एमसी तो मैटर वगैरह आएगा या मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से मॉडिफिकेशन, उसे एंगेजमेंट लेटर में लिखते हैं। उस कंसेप्ट में लिखा हुआ था, ये आप जाके पढ़ें कि एंगेजमेंट लेटर में भी लिख देना इन बातों को। एक छोटी सी प्रैक्टिस की एग्जांपल आपको देता हूं। हमारा एक क्लाइंट था, लिस्टेड क्लाइंट था, उसके नेचर ऑफ ऑपरेशन ऐसे थे, केमिकल यूज करता था। तो एक दिन केमिकल को मिस हैंडलिंग हो गई, आग लग गई इन्वेंट्री उनके वेयर हाउस में, और चीजें जो थी वो जल गई। अब उन्होंने करवाई हुई थी इंश्योरेंस। उन्होंने क्या किया, इंश्योर एक तरफ तो लॉस रिकॉर्ड कर लिया, नॉर्मल लॉस, डेबिट, इन्वेंट्री, क्रेडिट जो भी था। दूसरी तरफ इंश्योरेंस वालों से रिकवरी रिकॉर्ड कर ली कि बस सर हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है और उन्होंने कहा था कि हम 200 मिलियन तक का लॉस होगा तो आपको पे करेंगे, हमारा 150 मिलियन का लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस एग्रीमेंट के मुताबिक हम उनसे रिकवर कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा, रिसीवेबल बुक कर लिया। एज ऑडिटर बताइए आपको इसमें क्या इशू नजर आता है कि अभी पैसे आए नहीं, अभी ये कंटिंजेंट रिसीवेबल, ये कंटिंजेंट एसेट है, हमने देखना है ये रिसीव वर्चुअली सर्टन है कि नहीं है। हमें उसने जो एविडेंस दिया वो इंश्योरेंस वालों का, वो इंश्योरेंस एग्रीमेंट था जिसमें पता लिखी हुई थी। बताइए क्या हमें उस इंश्योरेंस एग्रीमेंट को पढ़ना चाहिए था कि नहीं? हमने पढ़ा तो उसमें एक क्लास लिखी हुई थी। क्लास में उसने क्या लिखा हुआ था कि जब कभी अगर फायर हुई ना तो हमारी टीम आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर असेस करेगी हमारी टीम कि कितनी वैल्यू का लॉस हुआ है, उसके बाद आपका क्लेम फाइनल होगा, ठीक है। लेकिन आपका काम रुक ना जाए। अच्छा, अगला मसला जिसकी वजह से बड़ा झगड़ा हुआ था, उसी क्लास में एक चीज और लिखी हुई थी, लेकिन जब तक क्लेम फाइनल नहीं होता ना उसमें 3-4 महीने लग जाएंगे। आपका काम चलाने के लिए आपको हम 50 मिलियन तक पेमेंट कर देंगे, इंटरम पेमेंट होगी, लेकिन असल अमाउंट डिसाइड होगी क्लेम फाइनल होने पे। और अगर असल अमाउंट ज्यादा होती है तो आपको मजीद पेमेंट कर दी जाएगी, और अगर असल अमाउंट कम होती है तो आपसे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। ये क्लास लिखी हुई थी। हमने जब ये पढ़ा एग्रीमेंट इंश्योरेंस, तो हमें पता चल गया ये एग्रीमेंट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। अगर हमने सिर्फ इंश्योरेंस की पेमेंट वेरीफाई करनी होती ना तो उसके लिए शायद ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होता कि इंश्योरेंस करवाई है, लेकिन अब तो ये सिग्निफिकेंट इवेंट था। हमने कहा इंश्योरेंस वालों से भी पूछना है। हमने इंश्योरेंस वालों के साथ कम्युनिकेशन की, उन्होंने कहा हाँ जी हमने पेमेंट कर दी है, अभी हमारी प्रोसीडिंग्स जो है वो अंडर प्रोसेस है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे अभी अंडर प्रोसेस है। हमने उनसे कहा सर ये जो आपने पेमेंट है ना रिकॉर्ड की है, ये इंटरम पेमेंट है, ये फाइनल नहीं हुआ, हो सकता है आपको वापस करनी पड़ जाए, तो आप इसको अपनी अदर इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप इसको अपना एडवांस के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करें, बाद में जब फाइनल हो जाए तो फिर इसको इनकम में ले जाएं, फिर हमें कोई। उन्होंने कहा नहीं सर हमारे पास ये एग्रीमेंट है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि लॉस रीपे करेंगे और उनका हमें पेमेंट दे देना, इस बात का एविडेंस है कि क्लेम हमारा एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने कहा अच्छा ऐसा करें, आप इंश्योरेंस वालों से हमें ये एक लेटर इशू करवा दें कि उन्होंने आपको 150 मिलियन पे करना है, 50 पे कर दिया, बाकी 100 मिलियन नेक्स्ट ईयर में पे कर देंगे, हम आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से एग्री करते हैं। अब इंश्योरेंस वाले कहा ये इशू करना था, सीएफओ ने कहा नहीं सर वो तो नहीं करेंगे, आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है। ऑडिटर ने कहा हमारे पार्टनर का सफिशिएंट एविडेंस नहीं है।
डिसएग्रीमेंट आ गया। बताइए रिपोर्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चलती है वाला? ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया होगा? मटेरियल था, क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अगले साल आए, अब सुनिए, इंश्योरेंस क्लेम अभी फाइनल नहीं हुआ, इंश्योरेंस क्लेम फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट कीजिए, मैं इसमें कुछ फैक्ट्स ना चेंज भी कर रहा हूं ताकि सिलेबस से बाहर ना जाए। अगले साल जब हम आए ना, तो हमने कहा ये कि एग्रीमेंट एग्री हो रहा है। अब एक चीज तो ये ध्यान में रखिए, इसका मतलब ये हुआ एंगेजमेंट लेटर हर साल एग्री होता है, ठीक है। एक ऑप्शन है जिसमें आप 3-4 सालों का इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हर साल एग्री होंगी। जब इस एलिमेंट पे आए ना, हमने क्या लिखा? वी एक्सपेक्ट टू इशू क्वालिफाइड ओपिनियन, क्योंकि उन्होंने वो अभी भी रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन नीचे लिख दिया अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए तो हमारा ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। यानी अगर फैसला आ गया इंश्योरेंस वालों का, ठीक है, इंश्योरेंस वालों का, और आपने उसके मुताबिक अकाउंटिंग कर ली, ठीक, तो फिर अनमोडिफाइड भी हो सकता है। ये बात समझ आई? इसी तरह हमारा एक क्लाइंट था। अब एक दूसरी एग्जांपल, ये एग्जांपल समझ आ गई ना आपको? चले, एक इसमें खास तौर पे इंश्योरेंस में जो एविडेंस की मैंने बात की ना, कि हमने इंश्योरेंस एग्रीमेंट पढ़ा लेकिन वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं था, हमें इंश्योरेंस वालों से कॉन्टैक्ट भी करना पड़ा, हमें पेमेंट भी ट्रेस करना पड़ी कितनी हुई है, किस बेसिस पे हुई है। एक और लिस्टेड क्लाइंट था, उसमें क्लाइंट के पास फिक्स एसेट्स, उसने शेड्यूल बनाया था सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने शायद पढ़ा, लॉ ये कहता है कि हर कंपनी ने फिक्स एसेट डिटेल मेंटेन करनी है, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, कैश रिसीट, कैश पेमेंट की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। उस क्लाइंट के पास फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं था। फिक्स एसेट रजिस्टर समझते हैं क्या होता है? अच्छा, अब ये डिस्कशन दूसरी तरफ जा रही है, मैं कुछ इनडायरेक्ट कंसेप्ट भी इसमें ऐड कर रहा हूं, तो मे भी हम इसको कंप्लीट ना कर पाए आज, कोई इशू तो नहीं है, कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं। फिक्स एसेट रजिस्टर क्या, क्लास में कोई स्टूडेंट बता सकता है फिक्स एसेट शेड्यूल और फिक्स एसेट रजिस्टर में क्या फर्क है? फिक्स एसेट एक होता है डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो होता है फिक्स एसेट शेड्यूल, जो आप नॉर्मली काउंटिंग के क्वेश्चन में भी देखते हैं। वो लेफ्ट साइड पे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल आ रहा होता है, राइट साइड पे आ रहा होता है ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस, फिर आगे डेप्रिसिएशन होती है, ओपनिंग चार्ज फॉर दी है, डिस्पोजल, क्लोज, और फिर नेट बुक वैल्यू। वो बेसिकली असल में होती है आपके टी काउंट की समरी, आपके टी काउंट की समरी। मुझे वो है फिक्स एसेट शेड्यूल। जरा थोड़ा इमेजिन कीजिए, फिक्स एसेट शेड्यूल अपने जहन में लेके आइए, व्हीकल्स लिखी होंगी, क्लोजिंग बैलेंस 250 मिलियन का फॉर एग्जांपल। क्या आप इस फिक्स एसेट शेड्यूल की बेस पे व्हीकल्स को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं कौन सी व्हीकल है। क्लाइंट हो सकता है किसी भी चलती सड़क पे कोई व्हीकल जाए, उसे कह देगा सर ये व्हीकल्स में शामिल है। 250 मिलियन आपको अमाउंट तो बता रही है, ये नहीं बता रही कि इसमें कितनी व्हीकल्स है, क्वांटिटी नहीं बता रही, स्पेसिफिकेशन नहीं बता रही, कौन कौन से नंबर की है, ठीक है। इसमें होंडा की कौन सी वाली है, सुजुकी की कौन सी वाली है, दूसरी कौन सी है, ये फिक्स एसेट शेड्यूल नहीं बता रहा होता। जबकि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जो हमारा सबसे अहम प्रोसीजर है एसेट्स का, फिक्स डिटेल चाहिए, जिसमें, और डिटेल कैसे चाहिए, जिसमें एक एक एसेट की डिटेल आ रही हो कि कंपनी के व्हीकल्स में टोटल कितनी व्हीकल शामिल है, उनका नंबर क्या है, ठीक है, कौन सा मॉडल वगैरह, सारी डिस्क्रिप्शन, कब खरीदी थी, अभी तक किस रेट पे डेप्रिशिएट होती रही है, आज के दिन बुक वैल्यू कितनी है, उसे कहते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, फिक्स एसेट शेड्यूल समरी है और ये नोट्स टू द अकाउंट्स का हिस्सा है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, फिक्स एसेट रजिस्टर डिटेल है जिसमें इंडिविजुअल आइटमाइज डिटेल आ रही है, ये फिक्स एसेट रजिस्टर है, ठीक है। हम जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं ना, हमारे हाथ में फिक्स एसेट शेड्यूल नहीं होता, फिक्स एसेट रजिस्टर होता है, उसमें से देख के हम करेंगे हाँ भाई ये गाड़ी दिखाओ, ये गाड़ी दिखाओ, ये गाड़ी दिखाओ। एक दफा मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने फ्रॉड पकड़ लिया, जूनियर होता है ना जो, तो उसे छोटी छोटी चीजों में फ्रॉड नजर आ रहा होता है। मैंने क्लाइंट से कहा ये चार व्हीकल्स मुझे दिखाओ, उसने 3 व्हीकल्स दिखा दी, एक व्हीकल दिखाई नहीं। मैं भागा, मैंने कहा पकड़ लिया फ्रॉड। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा सर ये देखे व्हीकल मौजूद ही नहीं है। उसने कहा क्लाइंट से तो पूछ लेना था क्या रीजन है, क्लाइंट से पूछा तो पता चला ड्राइवर डिलीवरी देने के लिए गया हुआ है शाम को आज। अच्छा, एक और केस है, हमारा एक प्रोसीजर होता है, व्हीकल्स की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो देखना होता है व्हीकल किसका, ओनरशिप क्या। तो साथ साथ में भी देख रहा था जो व्हीकल है ना, उसके रजिस्ट्रेशन बुक होती है, वो क्लाइंट की कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, किसी डायरेक्टर के पर्सनल नेम पे नहीं होनी चाहिए, वरना वो पर्सनल एसेट बन जाता है, कंपनी का एसेट नहीं बन जाता। तो मैं देख रहा, और तो एक का देखा कंपनी के नाम पे रजिस्ट्रेशन बुक, दूसरे पे देखा कंपनी के नाम पे थे कंपनी, चौथे पे देखा किसी और के नाम पे। मैंने कहा पकड़ लिया फ्रॉड, पकड़ लिया। सीधा ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा किसी दूसरे के व्हीकल दिखा रहे हैं, कंपनी की व्हीकल नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं, इसको फौरन राइट ऑफ करवाना है। उसने कहा भाई क्लाइंट से पूछ तो लो क्या मसला है।
क्लाइंट से पूछा, कहने लगा सर जी बाकी की गाड़ियां हमारी है, ये लीज्ड वाली गाड़ी है। आपको लीज वाली गाड़ी जो है फाइनेंस कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप जो है वो लीजिंग कंपनी के नाम या बैंक के नाम। तो बात अच्छा, बात हो रही थी फिक्स एसेट रजिस्टर की, फिक्स एसेट रजिस्टर की। नहीं असल में ना ये चैप्टर 10 के केसेस है, वो चैप्टर 10 आएगा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो सीधे प्रोसीजर पढ़ाए ना तो वो बोरिंग हो जाता है। वो फिर ऐसे बहाने से, जैसे मैंने बहाने से आपको इंश्योरेंस के प्रोसीजर बता दिए 2-3, आपको पता भी नहीं चला होगा, मैंने बहाने से फिक्स एसेट के प्रोसीजर बता दें। अच्छा फिक्स एसेट रजिस्टर सुन लें। आईकैप की एक ओपिनियन है जो ये कहता है अगर क्लाइंट का फिक्स एसेट रजिस्टर क्लाइंट ने मेंटेन नहीं किया हुआ ना, मेंटेन नहीं किया हुआ, तो इसका रिपोर्ट में 2 जगहों पे इफेक्ट आएगा। ओपिनियन क्यों? क्योंकि आप फिजिकल एसेट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, स्कोप लिमिटेशन है, रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो एक तो ओपिनियन मॉडिफाई होगा और दूसरा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट मेंटेन, ये होगा। एक लिस्टेड क्लाइंट था, वहां पे गए, पता चला फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे, फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे। आप अंदाजा लगाएं, वहां पे किसी को पता ही नहीं है कि इस फिगर के नीचे कौन कौन से फिक्स एसेट कहां मौजूद है। ऐसे ऐसे क्लाइंट गाइड करना पड़ता है। तो हमने उनसे पूछा फिक्स एसेट रजिस्टर, मैंने कहा अच्छा, वो क्लाइंट फिर इस तरह की गोलियां कराता, सर बना रहे हैं, बंदा लगाया हुआ है, बन जाएगा, बस कंप्लीट होने के करीब है। हमने कहा भाई जब बन जाएगा ना फिर हमारे सामने ले आना, जब तक अगर आप हमें नहीं देते फिक्स एसेट रजिस्टर, हमारे लिए स्कोप लिमिटेशन ओपिनियन मॉडिफाई होगा। उसने कहा चले सर कर दे, उनको पता था हैवी एक्सरसाइज है, वो नहीं पॉसिबल इतना। वो क्लाइंट पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, मतलब उसके ब्रांचेस वगैरह थे। उन्होंने कहा मोटी नेक्स्ट ईयर में जब हम आए, क्या दोबारा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी है? क्या लिखेंगे? लेकिन नीचे स्टेटमेंट ऐड कर दे, अगर आपका फिक्स एसेट रजिस्टर बन गया तो फिर हम अनमोडिफाइड, वरना स्कोप लिमिटेशन वाले। तो याद रखें ये दोनों हो सकते हैं। हो सकता है आप एक्सपेक्ट करें अनमोडिफाइड ओपिनियन, उस सूरत में भी लिख ले अनमोडिफाइड ओपिनियन, नीचे स्टेटमेंट लिख दे, चेंज हो सकता है अगर आपने गड़बड़ की। इसका ये मतलब थोड़ी है क्लाइंट को 7 खून माफ हो जाएंगे, अनमोडिफाइड लिख दिया क्लाइंट पक्का हो गया, नहीं अब अनमोडिफाइड नहीं। और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं वो लिख दें स्टेटमेंट कि अगर मसले मसाइल जो हल कर देते हैं मॉडिफाइड। जी ये क्लियर हो गया आपके वाला पॉइंट? जी अच्छा, ये सारे रिकरिंग आईडी के सिचुएशन डिस्कस की। सर कोई इनिशियल आईडी की भी एग्जांपल दे दें, शाबाश। अच्छा इससे अंदाजा हुआ कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है। इनिशियल आईडी की एग्जांपल दे दें, कोई स्टूडेंट इनिशियल आईडी की एग्जांपल दे सकता है? अगर ये सारे केसेस पिछले साल किसी और ऑडिटर ने किए होते तो इसमें भी हमें कैसे पता चलता? ये सारे प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर से भी पता चल जाता और पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट से भी पता चल जाता। हम अपने ऑडिट में पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट और पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बार बार देखते हैं, चीजों को मैच करने के लिए। पिछले साल क्या सिचुएशन थी, इस साल अपडेट सिचुएशन क्या है, तो उसे हमें पता। अगर पिछले साल के ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हमें पता चल जाता। अब ये आपको सीफैप लेवल की एग्जांपल है, उसको कैफ की बना देते हैं, ऐसा कौन सा मसला है, कौन सा मुश्किल काम है। पिछले साल क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, पिछले साल के ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, हम ऑडिटर पॉइंट होने जा रहे हैं, क्या हमें भी ये सिग्नल है कि नहीं कि इस साल भी नहीं करेंगे? तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, वी एक्सपेक्ट टू इशू क्वालिफाइड ओपिनियन प्लस स्टेटमेंट कि अगर आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी, नजर आ रहा है ना। तो याद रखिए अगर इनिशियल ऑडिट का भी केस हो ना, फिर भी हमें पता चल सकता है हालात का, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर की वजह से और पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से। ऑडिट पहला हो तो फिर हम नॉर्मली अगर कोई ऐसे इशू नजर ना आए तो फिर हम अनमोडिफाइड के देते। ये कौन सा पक्की बात है? इंगेज हाँ टूट भी तो सकती है, ये पक्की बात नहीं है, चेंज हो सकती है, कोई इशू नहीं जी। ऑडिट करने से पहले पता लगे कि कंपनी में मसले ज्यादा हैं तो फिर हम ऑडिट नहीं करते, पता चले फ्रॉड ज्यादा है, तो सर अगर हमारा शुरू में एक्सपेक्टेशन हो कि मॉडिफाइड ओपिनियन लाने तो फिर शाबाश। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन से ना कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। कोई नई चीज तो शायद हम नहीं सीखेंगे, लेकिन हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, केस स्टडी अटेम्प्ट करने की एबिलिटी बढ़ती है। इनका क्वेश्चन ये, और मैं चाहता हूं मैं ना दूं, आप में से कोई इसका आंसर दे। क्वेश्चन इनका ये है कि सर हम हर ऑडिट में एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले एक्सेप्टेंस कंडीशन को परफॉर्म करते हैं, उसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में, उनकी इंटीग्रिटी, उनके बिजनेस के बारे में भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अगर हमें उससे पता चल रहा है कि कोई मसले मसाइल हैं और हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, तो मसले मसाइल वाले क्लाइंट को तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो फिर ये लिखा क्यों हुआ? कि क्वालिफाइड ओपिनियन भी अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप लिख लें। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन का हमारा अंदाजा है क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर देंगे, तो फिर सिंपल रूल तो ये है, सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन, कि उसको एक्सेप्ट ही ना करें, बजाय ये कि आप एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्ट कर लिया, एंगेजमेंट लेटर लिखा और उसमें लिख रहे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन।
मसले हैं, इनका कहना मसले हैं कम है, एक्सपेक्टेशन है। सर अगर इश्यूज है तो हमने पढ़ा था कि उसको पहले ही उसके साथ हम डील कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करेंगे और इसमें अगर कोई आप वैसे कोऑपरेट करेंगे। कंडीशन चेंज भी हो सकते हैं, हाँ ठीक है, ये आप लोगों ने बात ठीक की, लेकिन जो मैं लिंक करवाना चाह रहा हूँ आपका कंसेप्ट, हमने स्टडी किया था मिस स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट चैप्टर 4 में। भाई ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन है मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन के बेस पे ही होगा ना। हमने मिस स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन चैप्टर 4 में स्टडी की। उसमें हमने ये सीखा था कि सम टाइम्स स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट होती है, सम टाइम्स बाय मैनेजमेंट नहीं, किसी और रीजन की वजह से होता है। तो अगर तो आपको लगे ना कि ये जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन में मैनेजमेंट कसूरवार है, तो फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपको लगे कि मैनेजमेंट कसूरवार नहीं है तो अदर फैक्टर की वजह से स्कोप लिमिटेशन है, तो फिर आप, हाँ बिल्कुल, फिर आप इसको क्वालिफाइड ओपिनियन, जैसे आग लग गई चल गया, अब वो कहेंगे सर आग लगी, हमें भी पता है, आपको रिकॉर्ड ना मिले, आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं तो दे दें, हमें इतराज तो कोई नहीं है, लेकिन ये तो ना करें कि आपने ऑडिट नहीं करना, इसमें हमारा क्या कसूर है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय लॉ। मैनेजमेंट कहेगी सर जितने आप मजबूर है ना उतने हम भी मजबूर, हमें भी पता है ये डेफिशिएंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन क्या करें, लॉ ने क्या दिया। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन क्या मैनेजमेंट को ये कहते हैं कि हमने ऑडिट नहीं करना, क्योंकि सर हमारा भी कसूर नहीं। तो सम टाइम स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट में कसूर होता है मैनेजमेंट का, सम टाइम नहीं होता। अगर आपको लगे, अब आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है, हालात का जायजा लेके आपको पता चले मैनेजमेंट इंटेग्रिटी नहीं है, खुद जानबूझ के गड़बड़ छुपाने के लिए मसले मसाइल क्रिएट कर रही है, हमें एविडेंस नहीं दे रही, मिस स्टेटमेंट के ऊपर लड़ झगड़ रही है, एक्सेप्ट ही ना करें। लेकिन अगर मैनेजमेंट का कसूर नहीं है तो फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्लियर थी? चलिए, अच्छा अब आपने एक काम करना है, आपने कल, हाँ शाबाश, अदर्स वाले रीड करके आने, अदर्स वाले रीड करके आने। चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।